इन सेकंड कंट्रोल। नाउ why to investigate an incident? तो ये आपका फिर ओपन है, आप अपना ब्राउजर खोलिए। आपको क्या लगता है कि इंसिडेंट क्यों इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्या फायदा है इन्वेस्टिगेट करने का इंसिडेंट का? कोई भी, जो भी आपके मन में आए, लाइन, वर्ड, कुछ भी आप दे सकते हो, मल्टीपल आंसर दे सकते हो। जस्ट मैं एक ओवरव्यू चाह रहा हूँ कि आप क्या सोचते हैं कि इंसिडेंट क्यों इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कोड है भाई वो 8219, आपको कोड नहीं डालना, आपने ऑलरेडी किया हुआ है। आप जस्ट कोई लाइन डाल सकते हैं कि इंसिडेंट इसलिए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए टू अवॉइड एक्सीडेंट। आया एक बहुत बढ़िया लाइन है, हमें एक्सीडेंट को होने नहीं देना है ना। अभी मैंने बताया था कि इंसिडेंट के दो पार्ट है नॉर्मली, एक नियर मिस और एक एक्सीडेंट, है ना। तो एक्सीडेंट क्या था, जिसमें इंजरी और इल हेल्थ होता है, और नियर मिस क्या था, जो क्लोज कॉल हो। हाँ, एक और बढ़िया आंसर आया, टू गेट टू दी रूट काज एंड प्रिवेंट रीअक्रेंस, है ना। तो ये सबसे फोकस आइटम है कि हमें रूट काज पता होना चाहिए और हम जो है रीअक्रेंस को प्रिवेंट करें। बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहे हैं। टू स्टॉप द रीअक्रेंस ऑफ द सेम, करेक्टिव एक्शन की बात हो रही है। टू टू नो इट्स काज एंड टू इंश्योर इट डजंट हैपन इन द फ्यूचर। वापस प्रिवेंटिव या फिर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की बात हो रही है। टू आइडेंटिफाई द कोज ऑफ इंसिडेंट। हाँ, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कोज कौन कौन से होते हैं। जैसे इमीडिएट कोज होता है या डायरेक्ट कोज होता है, उसके बाद कंट्रीब्यूटिंग कोजेज होते हैं, फिर रूट कोजेज होते हैं। तो हम लोग आगे जाके इसको, और इट इम्प्रूव स्टाफ मोरल, ये एक बेस्ट आइटम है, क्योंकि स्टाफ को पता होना चाहिए। ये दो तरीके से काम करता है एक्चुअली। पहला तरीका ये होता है कि स्टाफ को पता होता है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी तो हमें कोई भी गलत चीज करनी नहीं है, पहला। सेकंड चीज, उनके लिए बूस्टअप हो जाता है जो लोग कॉन्शियस होते हैं, जिनको ये लगता है कि भाई अगर हम लोग कुछ गलती करेंगे तो इन्वेस्टिगेट होगा, और सेकंड हमारे लिए ये फायदा होगा कि ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। डिस्कवर ट्रेंड्स, डिस्कवर ट्रेंड एक एनालिसिस का पार्ट है, लेकिन इसमें भी हम ले सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे यूएयूसीज हो रहे हैं, हम उनका ट्रेंड डिस्कस कर लें और फिर उस टॉपिक पे अपना रूट काज एनालिसिस करके उसको एलिमिनेट कर दें। टू एनेबल रिस्क असेसमेंट टू बी अपडेटेड, एकदम बेस्ट लाइन है। इसी लाइन को मैं एक्चुअली ढूंढ रहा था। रियलिटी क्या है, हम लोग बहुत सारे एक्शंस ले लेते हैं, लेकिन उनका अल्टीमेट रीजन क्या है, कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी प्रोसेसेस को अपडेट करना है ताकि वैसे इंसिडेंट दोबारा ना हो। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि हम लोग जो लेसन लर्न की बात करते हैं ना, कि टाइम टू टाइम लेसन लर्न कर रहे हैं, टाइम टू टाइम सीख रहे हैं, वो चीज ही है। सीखने के बाद अपनी चीजों को इम्प्रूव करना ही इसका पर्पज है। आइडेंटिफाई इंडिविजुअल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए, रिवार्ड और कंसिक्वेंसेस दोनों होने चाहिए। अगर जानबूझ के कोई आइटम किया है, या फिर जिससे कि कुछ बड़ा फायदा हो रहा है उस डिसिप्लिनरी एक्शन से, तो हमें जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि डिसिप्लिनरी एक्शन है। लेकिन किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन को लेने से पहले हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, कि कोई भी ब्लेम सिस्टम ना हो। कोई भी मल्टीपल एंट्रीज दे सकते हो, आप में से 8 ही लोगों ने दिया, मैं चाहता हूँ 13 के 13 लोग कुछ ना कुछ एंट्री दें। ब्लेम जो होता है वो पार्ट, या फिर अगर हमारा किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, उसको हम हाईलाइट करने का, वो नहीं होना चाहिए कभी भी इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने में। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, मीन्स आगे जानेंगे। तो बहुत बढ़िया चीजें आ रही हैं। अगर इतनी सारी चीजें हम कर लेते हैं जो सामने अभी मुझे दिख रही हैं, 8 लोगों ने रिस्पॉन्सेज दिए हैं, तो ये भी इनफ है, जो कि हमारा पर्पज है इस ट्रेनिंग का, कि हम कैसे रियकरेंस को स्टॉप करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंसिडेंट को कैसे डिटरमिन करेंगे, या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपडेट करेंगे, कैसे अवॉइड कर सकते हैं एक्सीडेंट्स को। तो चलिए मैं चलता हूँ, फिलहाल शायद 5 लोग नींद में हैं। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा ट्रेनिंग को मेन मोड में लेके आने से पहले। पहला तो ये कि अगर आपका फोकस नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये करनी नहीं चाहिए ट्रेनिंग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है और आपका फोकस चाहिए। सेकंड, सेकंड ये है कि इसमें मैंने क्विज भी रखे हैं, और जो विनर होगा क्विज का, उसको भी हम कोई ना कोई सर्टिफिकेट या फिर अवार्ड देंगे ईएचएस की तरफ से। ठीक है, तो ये दो चीजें आपके लिए हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज स्टार्ट करिए, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ दीजिए। सेकंड, जितने भी लोग रहेंगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा देर नहीं लूंगा, 1 घंटे से पहले हम खत्म कर लेंगे। तो उस 1 घंटे में आप लोग थोड़ा फोकस्ड रहिएगा। चलो, तो अब हम बात करते हैं कि भाई इंसिडेंट होता है तो क्यों हम करते हैं। ऑलरेडी आपने उसका आंसर दिया है, देखिए इधर राइट साइड में लिखा हुआ है ना,
टू फाइंड द कॉज ऑफ इंसिडेंट आपने लिखा है, टू फाइंड द कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, टू फुलफिल एनी लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, जैसे कंपनसेशन क्लेम्स की बात हो रही है, या फिर कोई अगर रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है जैसे BOCW वगैरह की, कि क्या क्या चाहिए। टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ एन इंसिडेंट, ये भी लाइन आई थी हमारे पास। टू डिटरमिन कंप्लायंसेस विद एप्लीकेबल रेगुलेशंस। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। टू इम्प्रूव सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट्स मींस हमारे प्रोसीजर्स को अपडेट करना, वर्कमैन कंपनसेशन बहुत सारी जगह। अच्छा, राइट साइड में आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा, क्या बोलते हैं इसको, आइसबर्ग। हाँ, तो अभी क्या है, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे एक इंसिडेंट हुआ और हम लोगों ने पता किया कि यार ये ना, जैसे ब्रेक डाउन हो गया RRV, तो पता चला कि ब्रेक डाउन इसलिए हो गया कि उसका चेन टूटा हुआ है, तो हमने चेन रिप्लेस कर दिया। वो डायरेक्ट कॉज था कि चेन टूटा और वो ब्रेक डाउन हुआ। तो वो सिर्फ थोड़ा सा पार्ट होता है जो हम दिखाई देता है और जिसपे हम एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज करनी है कि वो चेन दोबारा ना टूटे या फिर सिमिलर इंसिडेंट ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पानी के अंदर का पार्ट है ना, इसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये रूट कोजिज क्या है, क्यों ये चेन टूटा है, क्या मेंटेनेंस टाइम से नहीं हो रहा था, क्या ओवर स्पीड कर दिया, उसके बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो लाइन लिख रही है वो वही लिख रही है, एड्रेसिंग द कैजुअल फैक्टर कैन रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डायरेक्ट कॉज ऑफ इंसिडेंट और रिड्यूस द कंसिक्वेंसेज ऑफ फ्यूचर सिमिलर इंसिडेंट्स बट नॉट एलिमिनेटेड। एलिमिनेट कब होगा, जब हम रूट काज को आइडेंटिफाई करेंगे। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो यही है, इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, रूट कैज कैसे फाइंड आउट करने हैं, कजल फैक्टर कैसे फाइंड आउट करने हैं, और ओवरऑल क्या प्रोसेस है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, मैं उसको प्ले कर देता हूँ कि फायदा क्या है। Workplace safety is a major concern to Workplace safety is a major आवाज आ concern रहा है to क्या विकास? workers and their companies because there are so many ways हाँ it सर can be आ रहा है आ breached, रहा है। often with physical, emotional, and financial consequences. And as long as people work, there will be safety-related incidents and near misses. But those incidents can be used to make the workplace safer if they are investigated, analyzed, and corrected to prevent their recurrence. Investigating near-miss situations is equally important because they provide the opportunity to avoid future injuries and/or property damage. Continually improving work practices, processes, and performance not only benefits the business, but also helps keep you and your coworkers safe. देखो, इस वीडियो में हमने क्या देखा, कि इंसिडेंट को क्यों इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उसने बताया ना कि हमारी प्रोसेसेस को अपडेट करने के लिए, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, हमारे जो वर्कर और को वर्कर्स हैं उनको सेफ रखने के लिए। ऑलरेडी सीमेंस कहता है वी टेक केयर ऑफ ईच अदर ना, जीरो हार्म कल्चर में। तो एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को सेफ रखना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो काम कर रहे हैं, ये उनका भी काम है जो ऊपर बैठे हुए हैं, जैसे हम लोग हैं ऑफिस में बैठे हुए हैं, हमारा भी काम है कि हम उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें बाय इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन और बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू देम। और ये इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का ये मीनिंग नहीं है कि सिर्फ हम इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन पे ही एनालिसिस कर सकते हैं, हम किसी भी टॉपिक पे कर सकते हैं। अगर हमारा कहीं प्लानिंग फेलियर है, हमारा कुछ ही और इशू आ रहा है, तो वो भी एक टाइप का इंसिडेंट है। जैसा कि उसमें लिखा है ना, इफ देयर इज नो इल हेल्थ और इंजरी देन इट कैन आल्सो बी कॉल्ड नियर मिस और इंसिडेंट। तो हम किसी भी टॉपिक पे ये एनालिसिस कर सकते हैं, तो वैसा सोच के हमें चलना है। तो अब अगला टॉपिक आता है हमारा, ये एक प्रोसेस कंसेप्ट है, ये जनरली हमें फॉलो करना होता है। जनरली क्या, मैंडेटरली फॉलो करना है किसी भी इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर डिस्चार्ज रोड हमने लगाई, तो हमने इमीडिएटली क्या किया, हमने इन्फॉर्म किया, या फिर हमने उस एरिया को सिक्योर कर लिया, या फिर हमने एक टीम बना दी कि भाई तुम पता करो, या हमने रिपोर्ट कर दिया। इमीडिएट रिस्पॉन्स में एक काम बंद कर दिया। तो ये कुछ इमीडिएट रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है इमीडिएट रिस्पॉन्सेज में, कि हमें एरिया को, जिस जहां पे कुछ इंसिडेंट हुआ है उसको कंट्रोल करना है। और अगर कोई फर्स्ट एड का पर्सन है, इंजर्ड पर्सन है, उसको फर्स्ट एड की प्रोविजन या फिर उसको शिफ्टिंग टू द हॉस्पिटल वो अरेंज करना है। सेकंड होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मींस एक टीम बनाना कि जो कि इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करेगी, सिलेक्शन ऑफ इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम। सेकंड स्टेप होता है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है गैदर फैक्ट्स।
फैक्ट्स को हमें कैसे गैदर करना है। ये बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि हम स्टेटमेंट्स लेते हैं विटनेस की, है ना, या फिर पिक्चर्स ले लेते हैं एरिया की, इंटरव्यूज कंडक्ट कर लेते हैं। आगे वो भी आएगा कि हमें इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करना है और कैसे नहीं करना है। नेक्स्ट है, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे फैक्ट हो जाते हैं, अब उनको एनालाइज करते हैं फैक्ट्स को कि कौन सा सच है कौन सा झूठ है। अब आप स्टेटमेंट ले रहे हो कुछ 10 लोगों का, जरूरी नहीं है 10 के 10 लोग इन्वॉल्व हों, लेकिन जितनों का ले सकते हैं स्टेटमेंट, कोई इशू नहीं है। फिर हमें वो पार्ट रखना होता है जो डायरेक्ट रिलेवेंट हो, जिसको हम पॉसिबल कोज बोल सकते हैं। कुछ रिलेवेंट होते हैं, कुछ नॉन रिलेवेंट होते हैं। तो नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई रूट कोज। अब हमें कुछ टूल यूज करने होते हैं। नॉर्मली हमारे केस में हम लोग फिशबोन एंड 5 वाई टूल यूज करते हैं, है ना। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। फिशबोन नॉर्मली हमारा पॉसिबल कोजेज के लिए होता है, और 5 वाई हमारा फिशबोन को पूरा करता है कि अब रूट काज क्या आएगा उन पॉसिबल कोजेज पे। नेक्स्ट आता है एक्शन प्लान। अब हमें कोजेज पता है, रूट कोज पता है, बेसिक कोजेज पता है, अब उन पे हम एक्शन प्लान बना सकते हैं ताकि ये इंसिडेंट दोबारा हो ना। फिर रिपोर्ट। रिपोर्ट दो तरीके की होती है, एक तो इमीडिएट रिस्पॉन्स में, और एक पूरे अलर्ट बनने के। इसका जो रिपोर्ट का मीनिंग है, इस रिपोर्ट का मीनिंग है एज ए लेसन लर्न कैप्चर करना, ताकि वाइड स्प्रेड हम उसको बता सकें और जो दूसरी जगह है वो सेम इंसिडेंट ना हो। नेक्स्ट आता है रिव्यू एक्शंस। एक्शंस को रिव्यू करना बड़ा इंपॉर्टेंट है 6 मंथ पे, 3 महीने पे, ताकि हम लोगों को ये पता चले कि जो हमने गलती की थी वो रिपीट तो नहीं हो रही है, या फिर हम अपने एक्शंस पे स्टिक है कि नहीं है, उनका इफेक्टिवनेस पता करने के लिए। तो अब हम चलेंगे पहले स्टेप से। पहला स्टेप क्या था? अच्छा, सबसे पहले क्विज आ रहा है, तो ज्वाइन कर लेते हैं। वापिस आप अपना फोन उठा लें और ज्वाइन करें। हाँ, जैसा मैं बता रहा था क्विज में, अब जो जो फर्स्ट आएगा मैं उनका नाम नोट करता जाऊंगा, और ये टाइम बाउंडेड है भाई। जो सबसे पहला आंसर देगा वो जीतेगा। तो फटाफट ज्वाइन कर लो आप, जितने लोग भी ज्वाइन करना चाहें। विकास झा, वीजे ने शायद ज्वाइन किया है, तो बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें भाई। निशांत, कासिफ, रोहित। मैं जेनरिक पार्टिसिपेट कर रहा हूँ ताकि टीम पूरी दिखे। आशीष, 14 स्टाफ है इस टाइम पे, तो प्लीज थोड़ा भाई अपने नाम से नहीं करना, किसी और के नाम से कर लो, लेकिन ज्वाइन कर लो। 11, 3 लोग और बचे हुए हैं। मंडल साहब ज्वाइन करिए। 12, 2 और लोग हैं। चलिए, तो मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। तो ये है क्वेश्चन कि जो इमीडिएट सुपरवाइजर था टीम का, उसको टीम में रखना है कि नहीं रखना है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन की। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, और मेरा रिक्वेस्ट है जितने भी EHS के स्टाफ इसके अंदर हैं वो थोड़ा 10 सेकंड बाद में आंसर दें। शुड द इमीडिएट सुपरवाइजर बी ऑन द टीम? एक्चुअली वो सर, उनको पता होगा ना आंसर का, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये सुपरवाइजर टीम का पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन टीम का? हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन होना चाहिए, लेकिन जस्ट एक क्विक चेक है कि क्या है। करें आगे? 100% जो आंसर आए हैं वो आए हैं यस। और बादशाह कौन है भाई? बादशाह, ये लोग जो है, बादशाह ने दिया 0.08 सेकंड में आंसर। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए एक सुपरवाइजर को इंक्लूड। अब वो होना क्यों चाहिए, ये उसका आंसर है पहली लाइन में। देखिए, सुपरवाइजर्स क्या होते हैं, वो सिचुएशन को बेटर जानते हैं कि उस टाइम पे हुआ क्या था। वो लोग काम को बेटर जानते हैं कि काम हम लोग क्या कर रहे थे और किस तरीके से कर रहे थे। तो अगर वहाँ के जो विटनेस होते हैं या फिर वहाँ का जो मेन लीडर होता है, सुपरवाइजर रहेगा, तो हमारे पास बेटर पिक्चर आएगी और फिर हम बेटर एक्शन प्लान कर पाएंगे, बेटर कोजेस आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं है, लेकिन बता देता हूँ वापस कि वाई टू लुक बियॉन्ड।
नॉर्मली क्या होता है कि इंसिडेंट हो रहा है, हम लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती किसकी है, ह्यूमन एरर है कि नहीं, अनसेफ एक्ट किया है क्या उस बंदे ने, या फिर अनसेफ कंडीशन थी क्या। तो इनसे हटके भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि अगर हमारे लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है क्या, मैनेजमेंट लेवल पे कोई प्रॉब्लम है क्या, या फिर अगर वो ह्यूमन एरर था, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है कि वाज वर्कर डिस्ट्रैक्टेड, अगर बंदे ने कोई गलती की है, अनसेफ एक्ट किया है, वो डिस्ट्रैक्टेड था क्या, या फिर वो सेफ वर्क प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा था, या फिर डिवाइसेस सेफ्टी के चल नहीं रहे थे, या फिर वर्कर ही ट्रेंड नहीं था। ठीक है, उसने गलती की है, क्या वो ट्रेंड था क्या कि गलती ना करे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके हम आगे आंसर जानेंगे कि कैसे पूछते हैं और कैसे करते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, अभी हमारे पास एक कम्युनिकेशन आया था, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक का एक ट्रेनिंग करना है। तो ये स्लाइड में मैं भेज दूंगा, इसमें लिंक है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी सीमेंस के ऑन रोल स्टाफ हैं, ऑफ रोल के लिए एक्चुअली शायद ये ओपन होगा नहीं, तो ऑन रोल जितना भी स्टाफ है वो इसको कर ले, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। ये नहीं है कि इंसिडेंट से होगी या सेफ्टी से रिलेवेंट है, हर एक टॉपिक से होगी। अगर आप अपने काम में किसी में कर रहे हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, या साइट मैनेजमेंट कर रहे हो, या फिर शेड्यूलिंग कर रहे हो, है ना, प्रिक्योरमेंट कर रहे हो, वहाँ जो भी फॉल्ट है और उनको हम कैसे लर्न कर सकते हैं मिस्टेक से, वो पार्ट यहाँ पे डिस्कस होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है कि कौन कौन इसमें होना चाहिए इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में। तो सबसे पहला तो एम्प्लॉय विद नॉलेज ऑफ वर्क, जैसा कि मैं बता रहा था, डायरेक्ट सुपरवाइजर हो सकता है, वर्कर हो सकता है, फिटर हो सकता है। नेक्स्ट है सुपरवाइजर ऑफ द एरिया, सेफ्टी ऑफिसर, या बेटर ये है कि सेफ्टी कमेटी मीटिंग के जो मेंबर हैं, इंपॉर्टेंट मेंबर्स, वो ज्वाइन करें। एम्प्लॉय विद एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टिगेशन, जिनको इन्वेस्टिगेशन का एक्सपीरियंस है वो एम्प्लॉय रहे। और अगर कोई बहुत बड़े लेवल पे है, उसमें यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, एक्सटर्नल पार्टी पार्टिसिपेट कर सकती है, या फिर लीगल अगर रिक्वायरमेंट है उस चीज की। तो हम अपनी सीमेंस की बात करते हैं। सीमेंस में क्या कहता है कि जो पीएम है, जो साइट मैनेजर है, और जो ईएचएसएमआईपी है, और जो डायरेक्ट सुपरवाइजर है, वो चार बंदे मैंडेटरी हैं इनिशियल के लिए, वेरी लो के लिए। और इसके अलावा वो डिपेंड करता है कि ये किस कैटेगरी में पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल, कि मतलब लोकल टीम किस किस को करेगी, जो लो है, जैसे कि कोई माइनर इंजरी हुआ है, फर्स्ट एड हुआ है, बोन फ्रैक्चर हुआ है। अगर कंट्री लेवल पे होता है तो वो कौन सा होगा, थर्ड डिग्री बर्न हुआ है, कोई इंटरनल ऑर्गन में प्रॉब्लम हुआ है, मे बी जैसे पंक्चर वगैरह हो जाते हैं, लंग वगैरह अगर गिरता है कोई भी बंदा, या फिर कोई किडनी का इशू हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ मोर देन 1 डे। नेक्स्ट की बात हो रही है यहाँ पे एसएमओ, सीमेंस मोबिलिटी या फिर रीजन लेवल पे, जो कि हाई और फैटल इंसिडेंट्स होते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा था मुंबई में जो फैटल इंसिडेंट हुआ, उसमें हमारा एशिया पैसिफिक रीजन ने भी पार्टिसिपेट किया है, और फिर ग्लोबली एसएमओ ने भी पार्टिसिपेट किया है। उसका रिपोर्ट भी सब लोगों के पास आया हुआ है, हमने अलर्ट शेयर किया था। अब इसमें यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये था क्लासिफिकेशन एंड सिवेरिटी, लो मीडियम हाई, और सिवेरिटी में पॉइंट दिया हुआ है कि माइनर बोन फ्रैक्चर या फर्स्ट एड था, थर्ड डिग्री बर्न था। अब अकाउंटेबल कौन है, अगर ये लो होता है तो इसके लिए अकाउंटेबल है प्रोजेक्ट एंड साइट मैनेजर। जैसे कि मैंने बताया, प्रोजेक्ट साइट मैनेजर, एचएसएमआईपी और डायरेक्ट सुपरवाइजर को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्री का सीईओ और यहाँ पे एसएमओ का सीईओ। तो मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, हमारे लिए तो सब पे रहना है, लेकिन इसमें मैं फोकस कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबली और एग्जीक्यूशन, किसको करना है, लाइन मैनेजर को और एचएसएमआईपी को, कि मतलब मॉडरेटर का काम करना है कि वो रिस्पॉन्सिबली पूरा हो। रिव्यू, रिव्यू किसने करना है, कंट्री ईएचएस या फिर डिवीजन ईएचएस की टीम ने। तो ये है लेवल ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के, किस टाइप के एक्सीडेंट में कौन सी टीम पार्टिसिपेट करती है। अब अगर हमें ये पता है कि कौन सी टीम पार्टिसिपेट करेगी, तो उनके कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि किसको क्या करना है। उसकी क्वालिटी एश्योर करने के लिए, कि इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी बढ़िया हो, उसके लिए कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे। लोकल की बात करते हैं हम खाली यहाँ पे। इस लोकल में क्या है कि हर एक रिपोर्ट साइन होनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर और साइट मैनेजर से। तो ट्रेनिंग के साथ साथ मैं बता देता हूँ कि हमने शेयर की हुई है सुदर्शन सर और जुगराज को, तो वो साइन नहीं हुई है, तो उसको साइन कर लेते हैं, पहला केस। सेकंड, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन, कौन विल बी मॉनिटर्ड बाय अकाउंटेबल प्रोजेक्ट एंड साइट मैनेजर। इसमें दो पार्ट है, पहला तो मॉनिटर करना, और दूसरा अगर हमारा कोई कंटिन्यूअल एक्शन है उसको प्लान में लेके आना। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन अराइजिंग फ्रॉम लोकल इन्वेस्टिगेशन विल बी रिव्यूड। और ये रिव्यू किससे होंगे, कंट्री ईएचएस मींस डिवीजन टीम से, और मॉनिटर्ड होंगे बाय कंट्री सीईओ और ईएचएस। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहला इन्वेस्टिगेट करना,
और साइन करना रिपोर्ट को। थर्ड, अगर कोई एक्शंस है उनको मॉनिटर करना। और फोर्थ, टाइम टू टाइम उनका रिव्यू करवाना विद डिवीजन और विद कंट्री ईएचएस। ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ। ये एक पूरा प्रोसेस जो अभी हमने पढ़ा था, सबसे पहले क्या होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स। तो इसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये हमारा इंसिडेंट हुआ, उसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स में क्या क्या एक्टिविटी करनी है, कौन कौन से टूल यूज करने हैं, और अगर कोई टिप है तो वो। तो अब आते हैं सबसे पहला इमीडिएट रिस्पॉन्स में। जैसा मैंने बताया था कि सीन को कंट्रोल करना सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरा, अगर कोई आईपी है, इंजर्ड पर्सन है, उसको फर्स्ट एड देना और कॉल फॉर इमरजेंसी सर्विसेज के भाई आके उसको अटेंड करें। कंट्रोल पोटेंशियल सेकेंडरी इंसिडेंट्स। आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ एविडेंस। सोर्स ऑफ एविडेंस कुछ भी हो सकता है, जो विटनेस है वो हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, है ना। अगर कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट है या लोकेशन की बात हो रही है, वो सब सोर्स ऑफ एविडेंसेस हो सकते हैं। प्रिजर्व एविडेंस फ्रॉम अल्ट्रेशन। ये कैसे कर सकते हैं हम लोग कि जो हमारे टेप एंड कॉन्स है उनसे एरिया को बैरिकेड कर दें। डिटरमिन द लॉस ऑफ पोटेंशियल, कि क्या लॉस हुआ है उसके डिटरमिन। नोटिफाई अप्रोप्रिएट पर्सनल एजेंसी, ये है रिपोर्टिंग की बात, इनिशियल रिपोर्टिंग की बात, कि हमें किस किस को रिपोर्ट करना है और कौन कौन से को नोटिफाई करना है। अब टूल कौन कौन से यूज होते हैं, हाई विजिबिलिटी टेप एंड कॉन्स टू सिक्योर द एरिया, फिल्म और डिजिटल कैमरा, मतलब फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, टेलीफोन टू रिपोर्ट टू दी पर्सनल और एजेंसीज, ये होता है। अच्छा, अब इसमें एक टिप ये है कि हमें जितना जल्दी हो सके उस पर एक्शन ले लेना चाहिए। और एक टिप और है, एक टिप ये है कि अगर आप सीन पे जा रहे हो, एरिया पे जा रहे हो, तो आपको ये देख लेना है कि वो एरिया सेफ है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि एरिया सेफ नहीं है, आप पहले चले जाए। जैसे एक पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है और आपने जाके उसको डायरेक्ट टच कर दिया तो आपको भी शॉक लगेगा, ऐसा नहीं करने का। जो आईपी पर्सन, इंजर्ड पर्सन है, या जो एरिया है जहां पे इंसिडेंट हुआ है, ये देख लेना है वो आपके जाने के लिए सेफ है कि नहीं। तो सबसे पहला स्टेप सेफ्टी चेक करना है, खुद की। सबसे पहले खुद को चेक करना है कि मैं सेफ हूं कि नहीं। ये नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गैदर फैक्ट्स। अब फैक्ट कैसे गैदर करने हैं, फैक्ट गैदर करने के लिए हमने अभी बताया कि पिक्चर्स ले सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, विटनेस स्टेटमेंट ले सकते हैं। अब वो लेते कैसे हैं और एक्टिविटी क्या करना है। एक टीम बनानी है जो इन्वेस्टिगेट करेगी, वो चेक कर फैक्ट को कलेक्ट करेगी, और उन फैक्ट्स को प्रोसीजर, पॉलिसी और ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशंस के साथ मैच करेगी कि ये फैक्ट ओके है कि नहीं, उनको एनालाइज करेगी। अब उनके टूल क्या क्या है, टीम मीटिंग करके, इंटरव्यूज करके, विजिट करके सीन को, डिजिटल कैमरा लेके, स्केच बना के, इनसे। और यहाँ पे है टिप्स के अगर हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो हमें क्या क्या ध्यान देना है। तो मैं सबसे पहले वीडियो चलाता हूँ। एक है बैड इंटरव्यू और एक है गुड इंटरव्यू, कि हमें बैड इंटरव्यू कैसे करना है और गुड इंटरव्यू कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैड इंटरव्यू की। बैड इंटरव्यू में क्या होता है। Hi, boss. I Hey, heard you hi. wanted to talk to me. Hi, boss. Hey, I heard you hi. wanted to talk to me. Yeah. Look, I only have a few questions here. आवाज आ रहा है। I know you got to get back out there online. Okay. I know what happened. थोड़ा कम But I got to ask वॉल्यूम you बढ़ा some दो। questions so I can fill out this report. Okay. Was Larry wearing a seatbelt? अमित हैंग हो गया। हम्म, शुरू से चला रहा हूँ। Hi, boss. I Hey, heard you hi. wanted to talk to me. Yeah. Look, I only have a few questions here. I know you got to get back out there online. I know what happened. But I got to ask you some questions so I can fill out this report. Okay. Was Larry wearing a seatbelt? I don't know. I've never seen him not wear a seatbelt. So tell me what you saw. Well, I was working on workstation 3 and I loaded the parts to the fixture, and I saw Larry come around and there was a burden carrier You there. saw Larry coming around. I mean, why are you paying attention to Larry when we got these quality issues? Well, I don't वीडियो know. हैंग You हो रहा asked है। me what I saw. It's just इंटरनेट I कुछ just इशू है happened to शायद। notice it. Well, since you saw, was Larry speeding? I've known Larry for a long time, and I haven't ever seen him speed. If Larry wasn't speeding, do you think this incident would have occurred? I said I don't think he was speeding. So was Larry out partying again last night? Partying? Larry? Come on. I don't even think he drinks. Where are you going with this? Well, we're trying to find out who's at fault, and from this point, it looks like Larry was at fault. Look, I've known Larry for a long time, and he is a great guy. He does a great job around here. I bet he was out And partying again last night. if
you're looking for me to say something bad about him, you're talking to the wrong person. All right. Well, thank you. Thank you for nothing. You can get back out online now. तो इस इंटरव्यू में मे बी आपके साथ लैग हो रहा होगा वीडियो का, लेकिन मैं कुछ बातें बताता हूँ। जैसे पहला तो उसने कहा कि क्लोज्ड एंडेड, हैव यू चेक्ड और डू यू चेक्ड, तो हमें हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। सेकंड, जो इसने बोला कि ब्लेम की बात कर रहे हैं या फिर मैं किसी के बारे में कुछ गलत बोलूं, वो ये लेडी कह रही है, तो वो नहीं करना है कि हमें ये आइडेंटिफाई नहीं करना गलती किसकी है, गलती हुई क्यों है ये आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट पार्ट जो ये था कि बीच में अनोइंग हो जाना, आई टू आई कांटेक्ट नहीं रखना, है ना, ये बहुत सारी चीजें हैं। दूसरे को बोलने नहीं देना, बीच में इंटरप्ट करना, ये सब चीजें हैं एक बैड इंटरव्यू की। इससे आप फैक्ट को पता नहीं कर पाओगे कि रैली में हुआ क्या है, और वो सिर्फ वही बोलेगा जो आप बुलवाना चाहते हो। तो हमें कैसे इंटरव्यू करना है और हमें कैसे पूछना है, तो वो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, और हमेशा किन किन चीजों पे फोकस करना है। Hey, boss. How are you today? All right. How you doing, Cindy? Good. You want to talk to me? Yes. I need to fill out this incident report, so Okay. I need to ask you some questions. Okay. All right. Tell me about your day, starting from when you came in to work, the day of the incident. Okay. So it was icy, and so I took my time coming into work, and then walked over to the body shop. I went to the team room, hung up my coat, Okay. and put my lunch in the fridge, and talked to Teresa a little bit, you know, our team leader. Yes. Yes. So after that, I went to workstation 1 down there at the end of the B line. Okay. I worked on that job until first break. Okay. I went back to the team room, and I had a snack and read the newspaper for a little bit. Okay. Then I went to the workstation 2, so I rotated. Okay. Yep, after break. And I worked on that job until lunch. I went to the cafeteria for lunch and sat with our team. And then after that, I rotated again onto workstation 3 there, that L bracket job. Okay. And that was a job that I was working on when the incident happened. Okay. So what drew your attention to the incident? I heard a loud crash. Yep. Okay. Now, where were you at when the incident occurred? I was at workstation 3, and I was loading the L bracket to the fixture. Okay. Yep. About what time did this occur? It was just before second break, so about 1:30. Just before second break. Okay. Tell me exactly what you saw. Okay. I was loading the L bracket to the fixture, and I saw out of the corner of my eye Larry, you know, our material driver, on a fork truck, and he was coming around the corner. Okay. And he collided with the burden carrier, one of those carts from the flatbed, and when he hit it, his leg got pinned. Yeah. So the burden carrier driver backed up, and that's when I saw his leg, and it looks like it's broke. I mean, there was quite a bit of blood. So. Was there anything that was going on different today than yesterday? Nope. Pretty standard day. Were there any other witnesses? Not that I'm aware of. I was the only one there. What do you think could have been done to prevent this incident? You know how in other those mirrors? Maybe that would be good at that. The globe mirror? Right. Yeah, at the intersection there, so you could see oncoming traffic from both ways. Yep. Okay. Well, that's all the information I needed. I really thank you for your time. No problem. Really appreciate it. Thanks a lot. Let us know how Larry's doing. I definitely will. All right. Definitely will. Great. All righty. Thank you. Thank you. You have a safe drive home. Okay, you too. All righty. Thank you. इस वीडियो में उन्होंने जो लेडी है स्टार्ट में 2-3 मिनट अपने बारे में बताया, लेकिन उससे एनोय नहीं होना है, उसकी बातों को ध्यान से सुनना है और फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं। ऐसा नहीं पूछना है कि आर यू देयर या फिर आपने क्या देखा, आप क्या कर रहे थे, आप कैसे रिलेवेंट करेंगे, है ना। हाउ, वेयर एंड व्हाट पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू इज, आर, एम पे या वर्ब पे। तो ये कुछ है कि सॉल्यूशंस पे रीच नहीं करने का, जो भी बंदा बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना है, ब्लेम के बारे में डिस्कस नहीं करने का, अपना इंटरेस्ट शो करना है फैक्ट में, जैसे उसने टाइम बताया,
या फिर उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है कि इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे उसने बताया ना कि ग्लोब मिरर लगा सकते हैं ताकि हमें कोई फोर्क लिफ्ट या फिर जो पर्सन है, पेडेस्ट्रियन है जो चल रहा था, वो दिखाई दे और हिट ना हो। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि हमें इस तरीके से इंटरव्यू करना है फैक्ट गैदर करते टाइम। और ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू ही सिर्फ एक फैक्ट है। पिक्चर्स जो मैंने बोली थी, या फिर स्टेटमेंट्स, इंटरव्यूज, है ना, डॉक्यूमेंट्स, ये सब फैक्ट ही हैं, गैदर फैक्ट करना। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द रूट कोज। इसके लिए हमें क्या क्या एक्टिविटी करनी है? जो हमारी टीम है उसको वापस बनाना है, कोई भी एनालिसिस टूल सिलेक्ट करना है। हमारे यहाँ कौन कौन सा है? फिशबोन डायग्राम एंड 5 वाई, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या? एक्सप्लेन रूट कोज एनालिसिस टू द टीम। जो टीम करने जा रही है उसमें से एक मॉडरेटर बनाना है जिसको एक्सपीरियंस है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का, और वो टीम को एक्सप्लेन करेगा कि ये टूल हम लोग यूज करने जा रहे हैं और ऐसे ऐसे हम करेंगे। चैलेंज एनी रेजिस्टेंस टू डिगिंग। किसी भी लेवल पे जाके हम लोगों को चेक करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि बस ये हमारा एक लेवल है, यहाँ तक ही हमने सोचना है। कंडक्ट रूट कोज एनालिसिस, फिर रूट कोज एनालिसिस करनी है। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हो इसको हम रिलेट कर सकते हैं आजकल वायरस से, है ना। हमें क्या फीवर आता है और उसके क्या सिम्टम रहते हैं? ईची है, वीक है, टायर्ड हो रहा है, फीवर आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या? फीवर। और कोज क्या है? इन्फेक्शन। तो हमें यहाँ पे पहुंचना है कि इसके कोजेज क्या है, रूट कोजेज क्या है, क्यों ये फीवर आया, क्यों हमें वीकनेस और टायर्डनेस महसूस हो रही है ना। तो ये जो चीजें हैं मैं बता देता हूँ। फीवर यहाँ पे डायरेक्ट काज है, मींस डायरेक्ट प्रॉब्लम है। सिम्टम्स हमारे यहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग कोजेज हैं कि क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, कैसे पता चल रहा है हमें। और कोज जो है वो इन्फेक्शन है। तो ऐसे ही हम अगर सोचेंगे किसी भी आइटम का रूट कोज करना, तो फिर हमें क्या करना है? सबसे पहले ये पता करना है रियलिटी में प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद उस प्रॉब्लम से हमारे पास क्या क्या पॉसिबल कोजेज या फिर उसके सिम्टम्स क्या क्या, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है बेसिक उससे एसोसिएटेड। उसके बाद उन जो बेसिक कोजेज है उनके रूट कोज क्या हो सकते हैं जिसको हम एलिमिनेट करेंगे। अब अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि मैं कौन से क्वेश्चन पूछूंगा, किस किस टॉपिक को सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ एक टिप है। हम इन टॉपिक से पूछ सकते हैं, जैसे लीडरशिप, कि भाई आपका लीडरशिप प्रॉपर है क्या, सुपरविजन हो रहा था क्या, आपको सारे रिसोर्सेज मिल रहे थे क्या, प्रोसीजर्स अवेलेबल है क्या, मैनेजमेंट सिस्टम वर्क कर रहा है क्या, इंडिविजुअल बिहेवियर ठीक था क्या, आज कुछ अलग तो नहीं हुआ है या डिफरेंट डे तो नहीं था, प्रोसेसेस सेम फॉलो हो रही हैं क्या, डिजाइन सही से हुआ है क्या, रिस्क असेसमेंट अवेलेबल है क्या। तो ये कुछ 7-8 जो इधर लिखे हुए हैं, अगर आप लोग इन पे फोकस करोगे तो इन्हीं में से हम लोग बहुत सारे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेसिक और रूट कोजेस जो कि रिलेवेंट रहेंगे उस टॉपिक से। नेक्स्ट चलते हैं। अब कैसे आइडेंटिफाई करते अमित, हैं इसमें वो रूट कोज। हायरार्क जो दिया है उसके लिए थोड़ा एलोबरेट कर पाओगे? हायरार्क जो दिया है ना ये टिप्स में। टिप्स में यहाँ पे, इफ वी कवर टॉपिक्स लाइक लीडरशिप, उसमें जो आखिरी पॉइंट है ना हायरार्क, हाँ ये है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट एंड रिलेटेड कंट्रोल्स। ये मतलब रिस्क असेसमेंट के पार्ट है। जैसे हम हीरा बोलते हैं ना, ये आरसी में एक्चुअली हीरा जो होता है वो होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, पहला प्रोसेस। उसके बाद रिस्क असेसमेंट के उससे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, और फिर उन रिस्क के बेसिस पे हमें कंट्रोल लगाना होता है। तो शॉर्ट फॉर्म में नॉर्मली हम सीमेंस में क्या बोलते हैं? हीरा, हीरा। लेकिन वो पूरा ये होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट एंड रिलेटेड कंट्रोल्स। कुछ और क्वेश्चन किसी को इसमें से पूछना है क्या? अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कोज इफेक्ट डायग्राम। मतलब हमें ये दो फॉलो करने हैं। नॉर्मली अभी हम ये दो फॉलो कर रहे हैं, किसी और कंपनी में कुछ और फॉलो करते होंगे। कोज इफेक्ट डायग्राम मींस पॉसिबल कोजेज आइडेंटिफाई करने के लिए फिशबोन और इशिकावा, और यहाँ पे रूट कोज आइडेंटिफाई करने के लिए 5 वाई। ठीक है। कोई क्वेश्चन है क्या इसमें या चलें आगे? थोड़ा सा हटके टॉपिक है, पहली बार में भी उतना समझ ना आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक अवेयरनेस हो जाए। मैंने इस बार ऑब्जेक्टिव में भी यही रखा था, टू गिव बेसिक अवेयरनेस ऑन इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। जब हम रियलिटी में करेंगे कोई, या पुराने वाले केस को किसी को करेंगे, तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब करते कैसे हैं? तो मैंने जैसा बोला था, फिशबोन डायग्राम किसके लिए? ऑर्गेनाइजिंग योर बेसिक कोजेस, है ना। अब इसमें क्या होता है, हम 6 चीजें पकड़ लेते हैं। हेलो, कुछ कहना चाह सर रहे हो? ये हाँ, इशिकावा फिशबोन दो भी एक ही है क्या सर? हाँ, दोनों एक ही है। इसको कोज एंड इफेक्ट डायग्राम बोलते हैं, फिशबोन डायग्राम बोलते हैं, इशिकावा डायग्राम बोलते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो।
तीनों में से। तो अभी है, इसमें क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हमें इफेक्ट ढूंढना होता है कि क्या क्या आया, डायरेक्ट कोज क्या है, क्या इशू था, और फिर उनसे रिलेटेड ये 6 आइटम। मदर टंग मींस, मदर नेचर मींस इन्वायरमेंट की बात हो रही है। मटेरियल के, मटेरियल क्या क्या था जो कि उस इफेक्ट में कंट्रीब्यूटिंग कोजिज दे रहा हो या बेसिक कोजिज दे रहा हो, कौन कौन सी मशीन यूज कर रहे थे, क्या क्या मेथड अवेलेबल थे, मैन पावर में कौन कौन था, मेजरमेंट किस चीज का हुआ था, और मदर नेचर क्या था। इस पे हम आगे बढ़ा हुआ भी देखेंगे, जस्ट ये एक बेसिक ओवरव्यू है। इसमें क्या होता है, एक फिश की तरह, ये फिश का हेड है और ये फिश के विंग्स हैं, तो इसीलिए इसको फिश बोन डायग्राम बोलते हैं। अगर आप ओवरव्यू देखोगे तो फिश की तरह लगेगा आपको ये, जो फिश के बोन का स्ट्रक्चर होता है ऐसा बना होता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 6M से हम फॉलो करते हैं, और उन 6M किसके बेहाफ पे लेते हैं, इफेक्ट के बेहाफ पे, कि इफेक्ट क्या आया, क्या डायरेक्ट कोज था, क्या आया रिजल्ट, और उसके बाद इन 6 चीजों से उसको हम कैसे रिलेट करेंगे। ये होता है फिशबोन डायग्राम। तो अभी हम वापस चलते हैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशंस पे। फिशबोन मेथड इज ए सिंपल टीम टेक्निक यूज्ड टू सिस्टमैटिकली एनालाइज ऑफ प्रॉब्लम एंड कॉजेज। मतलब हमें यहाँ प्रॉब्लम को लिखना है। और एक चीज और है, जैसे बोलते हैं ना कि प्लानिंग कर लिया तो 80% काम पूरा हो गया। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में भी अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली तो समझ लो आपका 80% वर्क पूरा हो चुका है। फिर आप उस प्रॉब्लम के बिहाफ पे आपको आइडेंटिफाई करना है पॉसिबल कोजेज और रूट कोजेज। तो यहाँ पे बिलो पिक्चर्स में वैसा ही 6 आइटम दिए हुए हैं, मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, मीडियम मींस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या था, रात थी, दिन था, एक्सट्रीम टेम्परेचर था, एक्सट्रीम कोल्ड था, हवा ज्यादा चल रही थी क्या, है ना। जैसे कि कई बार क्रेन आपने देखा होगा टोपल हो जाती है बहुत तेज हवा चलने से। तो ऐसी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट में। मैन, जो वर्कर थे वो ट्रेंड थे कि नहीं, कस्टमर था, एम्प्लॉय था, क्या है। यहाँ पे मैनेजमेंट की बात हो रही है कि प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे, कि रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं क्या, ये क्लियर था क्या, तो इनके बारे में। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको टिप के तौर पे रखनी है, ऑल पॉसिबल कोजेज शुड बी कंसीडर। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें भी हो जो है नहीं, और बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो पॉसिबल हैं, तो हमें पॉसिबल आइडेंटिफाई करनी है। वो कैसे करते हैं, ये जैसे हमने कोजिज निकाले, हम क्या कर सकते हैं, जब सारे कोजिज हमने आइडेंटिफाई कर ले, किसी भी बात को निगलेक्ट नहीं करना है, नोट करना है। उसके बाद जो जो रिलेवेंट कोजिज है उनको हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि ये कोजिज पॉसिबल है, ये कोजिज पॉसिबल है, ये कोजिज पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि अनरिलेटेड कोजिज पे भी जा रहे हैं और सबको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो हमारे पॉसिबल कोजिज हैं, सारे कोजिज में से, जैसे आप देख रहे हो एक ये कोज है और एक ये है एरो, तो यहाँ भी एक कोज था लेकिन हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, वो कोई रिलेवेंट ही नहीं था। अब मैं ये बात कर लूँ कि कोई भी ऐसा, जैसे अभी डिस्चार्ज रोड का केस हुआ कि बगल में एक क्रेन चल रही थी, अब वो तो ठीक है बगल में चल रही थी, लेकिन हमारे काम से रिलेवेंट है कि नहीं, है ना। तो इसलिए हम उसको रिलेक्ट कर देंगे, हाँ। लेकिन अगर कोई बता रहा है कि वहां पे क्रेन चल रही थी, ये चल रहा था एंट्री में, वो हमें पॉइंट ले लेना है, उसको यहाँ पे नोट डाउन करना है। लेकिन जब एनालिसिस करेंगे तो हमें पॉसिबल कोजेज पे फोकस करना है, उनको पिन पॉइंट करना है। तो इसने 1 2 3 4 को पॉसिबल कोजेज मानना है। और ये जो ब्लैंक एरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें रिलेवेंट है नहीं। तो ऐसा भी नहीं है कि सब कोजेज पे करना है, पॉसिबल कोजेज को कंसीडर करना है। अब मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, जो अभी हमने डिस्कस किया ना इसमें वीडियो में, वो क्या कह रही थी कि एक फोर्कलिफ्ट आ रही थी और इधर से एक स्टाफ जा रहा था, पिडस्टियन, लेडी जेंट्स जो भी था, पिडस्टियन था, वहां से वो स्टाफ गुजरा और उसने टर्न लिया तो फोर्कलिफ्ट ने उसको हिट कर दिया। फोर्कलिफ्ट मींस एक व्हीकल है, उसने उसको हिट कर दिया। तो अब हम इस एग्जांपल को मानते हैं कि इसमें बेसिक कोजेज क्या हो सकते हैं, और हम इसमें रूट कोज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो जो फोर्कलिफ्ट था, वो ड्रम उठाती है और ड्रम को पैलेट पे रखती है, और फिर वो अपने काम पे चल लेती है जहां से उसको गुजरना होता है। उधर से एक स्टाफ आता है, पिडस्टियन आता है, और वो उससे हिट हो जाती है। ये एक सिनेरियो है। तो अब देखो भाई, मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल क्या है, ड्रम है। अब ये नहीं छोड़ना है कि ड्रम है, क्यों भाई ड्रम क्यों लिया, क्यों पॉसिबल कहा जाए ड्रम, क्योंकि आज हमारे पास एक्सेस वॉल्यूम में ड्रम थे। पैलेट, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वहां पे ड्रम हो सकता है, वहां पे हमारे पास बकेट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं वो ही क्यों लिया, यहाँ पे ड्रम क्यों लिया, क्योंकि आज वो लोग एक्सेस क्वांटिटी में थे, एक्सेस वॉल्यूम में थे। पैलेट्स स्टेक्ड ऑन वॉकवे, पैलेट्स इसलिए कंसीडर किया मटेरियल का क्योंकि वो वॉकवे में पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उस लेडी ने टर्न लिया, है ना। नेक्स्ट है मशीन, कौन सी थी, फोर्कलिफ्ट। क्यों, क्यों 2 दिन से यूज हो रही है, क्या खास बात है वो नोट करनी है। मेथड, मेथड क्या है, स्ट्रैपिंग ड्रम्स, कि हमें प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि ड्रम को जब भी मूव करेंगे तो हमें स्ट्रैप करना है, बांधना है, लेकिन उसने बांधा नहीं था ड्रम को। स्टैकिंग पैलेट्स, पैलेट्स को स्टैक करके रखना है उनकी लोकेशन पे, लेकिन इस बार डबल स्टैक कर रखा था सिंगल स्टैक की जगह। यूजिंग वॉकवे,
वाकवे से ही चलना है, लेकिन उस लेडी ने क्या किया, वाकवे से हट के चली क्योंकि पैलेट रखे हुए थे। नेक्स्ट आएगा पेंट वेयर हाउस। कहाँ की बात हो रही है, नेचर की। नेचर की बात क्या हो रही है कि भाई कहाँ पे हुआ, पेंट वेयर हाउस के पास हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि नॉट लार्ज इनफ करंट वॉल्यूम। अच्छा, नेक्स्ट है मेजरमेंट। मेजरमेंट की बात कर रहा है कि क्या टाइम था, क्यों क्यों हुआ। लोडिंग अनलोडिंग टेक 45 मिनट्स। जैसे कि हमने बोला था कि हमारे केस में कि लोकमान्य से यहाँ तक हमें आना था, मेजरमेंट थी 700 मीटर चल के पैदल आना था क्योंकि डिपो चार्ज था, है ना, ऐसा कुछ मेजरमेंट। नेक्स्ट, या फिर मेन लाइन ओएचई से हमारा वर्क 2 मीटर नीचे था, ऐसा, ये मेजरमेंट की बात हो रही है। फोर्कलिफ्ट ड्राइवर्स, अब मैन पावर की बात करें, कौन कौन थे। एक तो पेडेस्ट्रियन जो चल रहा था जिससे हिट हुआ, और दूसरा जो ड्राइवर था जो गाड़ी को चला रहा था। अब क्या हुआ, नियर मिस ऑफ पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन वाले बंदे के साथ नियर मिस हुआ है, हम ये कंसिडर कर लेते हैं। तो ये है तुम आपका फिशबोन डायग्राम। हमने 6 टॉपिक पे देख लिया कि कौन कौन से पॉसिबल कोज हो सकते हैं। ड्रम एक्सेस क्वांटिटी में थे, हाँ एक कोज हो सकता है। फोर्कलिफ्ट 2 दिन से यूज में हो रही, हाँ एक कोज हो सकता है। पैलेट्स सामान पे रखा हुआ था, बीच में रखा हुआ था, हाँ एक कोज हो सकता है। नेक्स्ट, कि वो पेडेस्ट्रियन और ड्राइवर भी एक कोज हो सकता है, कि ड्राइवर ने ओवर स्पीडिंग कर दी हो या ड्राइवर कंपिटेंट ना हो, पेडेस्ट्रियन जिसको पता ही ना हो, नया आया हो, विजिटर हो। तो इसकी बातों को लेके हमने ये आइडेंटिफाई कर लिए कि ये सब पॉसिबल कोजेज हैं हमारे फिशबोन डायग्राम के। तो अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फिशबोन डायग्राम आपको बताता है सिर्फ पॉसिबल कोजेज, लेकिन आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, रूट कॉज भी आइडेंटिफाई करना है, तभी हम चीज को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास है मेथड्स बहुत सारे। 5 वाई है, फेलियर कलेक्शन कार्ड है, हिस्टोग्राम है, क्वालिटी कंट्रोल चार्ट है, कोरिलेशन चार्ट है, परेटो चार्ट है, लेकिन हमारे यहाँ कौन सा यूज कर रहे हैं, 5 वाई एनालिसिस। तो जो हमारे कोज आया, जैसे कोज 1 है फोर्कलिफ्ट, तो हमें फोर्कलिफ्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा 5 वाई के साथ, है ना। हमारे पास आया फोर्कलिफ्ट ड्राइवर, उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। प्रॉब्लम हमारा बेस है और उसको हमें फोकस एरिया में रखना पड़ेगा। आगे हम आएंगे कैसे करते हैं, लेकिन जस्ट यहाँ पे आपको बताने के लिए था कि फिशबोन डायग्राम पॉसिबल कोज आइडेंटिफाई करता है, और रूट कोज करने के लिए हमें हमें इनमें से कोई भी मेथड चूज करना पड़ेगा। और हम यहाँ पे कौन सा चूज करते हैं, 5 वाई। तो हम इस पे फोकस करेंगे आगे के टॉपिक पे। तो अभी एक क्वेश्चन आ रहा है, तो अपने मोबाइल का ब्राउजर ऑन कर लीजिए। पहले का जो विनर था वो मैंने नोट कर रखा है, बादशाह था भाई पहले में। तो इस बार देखते हैं कौन विनर होता है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, सब लोग अपना पार्टिसिपेट करें, अगर हैं तो अटेंटिव रहें। पता नहीं बोरिंग हो रहा है या ठीक हो रहा है, लेकिन अटेंटिव रहें। अब ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिश बोन मेथड, मैंने अभी बताया था। पांच छः छः अभी आए हैं आंसर मेरे पास, तो देखते हैं कौन क्या लगाता है। 8 आए हैं। मैं 10 सेकंड और रुकूंगा। वो स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो रहा है। रिफ्रेश कर लो सर, फोन को रिफ्रेश कर लो, नहीं तो फिर slider.com करके दोबारा 8219 डालोगे तो इस क्वेश्चन पे आओगे सीधे। चलो तो आगे चलते हैं। 11 रिस्पॉन्सेज हमें मिले हैं। ठीक है, टू आइडेंटिफाई रूट कोजेज, टू आइडेंटिफाई पॉसिबल कोजेज, 55% ने दिया आइडेंटिफाई रूट कोजेज, और 45% ने दिया टू आइडेंटिफाई पॉसिबल एंड बेसिक कॉजेज। मैं वापस बताता हूँ, रूट कोज आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ 5 वाई मेथड यूज करते हैं, और फिशबोन मेथड हम यूज करते हैं फॉर बेसिक और पॉसिबल कोजेज, है ना। तो जो 45% लोग हैं उन्होंने ठीक आंसर दिया है। तो अब चलते हैं किसका आंसर है सही। AK, इस बार AK टॉप आया है। अब AK कौन है भाई बाद में देख लेंगे हम। नेक्स्ट करते हैं। 0.18 सेकंड में आंसर आया। अब मैंने जैसा कि बताया, हमने पॉसिबल कोज आइडेंटिफाई कर लिया बाय फिशबोन डायग्राम। अब हमें क्या चीज का आइडेंटिफाई करना है, 5 वाई से रूट कोज आइडेंटिफाई करना है। तो चलो, ये वापस वही पिक्चर है कि पेडेस्ट्रियन से फोर्कलिफ्ट हिट करने वाली थी, तो वो नियर मिस हुआ है। तो अब इसका कारण क्या है, सबसे पहले हमने ऊपर प्रॉब्लम लिखी, क्या लिखी, पेडेस्ट्रियन नियर मिस विद फोर्कलिफ्ट, है ना। क्यों हुआ भाई,
पेडेस्ट्रियन क्रॉस लेआउट ऑफ क्रॉस वॉक, उसने पेडेस्ट्रियन ने जो चल रहा था बंदा, उसने क्रॉस वॉक से हटके साइड में टर्न लिया क्योंकि पैलेट्स रखे हुए थे, है ना। और यहाँ पे क्या है, क्रॉस वॉक आर नॉट क्लियरली मार्क। पहला केस के क्रॉस वॉक्स जो है वो क्लियरली मार्क नहीं थे। सेकंड क्या है कि पेडेस्ट्रियन आर ट्राइंग टू सेव टाइम, वो टाइम सेव करना चाह रहे होंगे वे भी कट मार के। नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस इज बिहाइंड शेड्यूल, जो मार्क्स की मेंटेनेंस थी वो शेड्यूल से पीछे चल रही थी। जैसे कि अगर 6 मंथ पे करना है वो लेट हो रही है, तो इसका काज क्या हो गया, मेंटेनेंस डज नॉट प्लेस प्रायोरिटी ऑन सेफ्टी रिपेयर्स, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, पेडेस्ट्रियल टाइम बचाना क्यों चाह रहा था, प्लांट इज लार्ज, प्लांट बहुत बड़ा है, शेड्यूल इज वेरी बिजी, उसका शेड्यूल बिजी था। क्यों, क्योंकि सुपरवाइजर ने बोला हुआ है कि भाई मुझे प्रोडक्टिविटी चाहिए, डज नॉट रिस्पेक्ट मॉडल एंड एनफोर्स रूल, उसको क्या चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए। नेक्स्ट आता है पेडेस्ट्रियन इंटर शॉप थ्रू व्हीकल डोर, उसने व्हीकल के डोर से, व्हीकल का डोर जहां से व्हीकल गुजरते हैं उस डोर से एंटर किया शॉप के अंदर। क्यों किया भाई, क्योंकि वो टाइम बचाना चाह रहा था, या फिर डोर जो है पार्सली ब्लॉक था। अब ब्लॉक था तो इसका मतलब क्या है, उसका मेंटेनेंस हो नहीं रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेंटेनेंस डज नॉट प्लेस प्रायोरिटी ऑन सेफ्टी रिपेयर्स। वापिस क्यों, क्योंकि एम्फेसिस ऑन प्रोडक्टिविटी, किसी को फोकस ही नहीं है कि हमें पैलेट्स हटाने हैं, हमें मेंटेनेंस करनी है, या फिर हमें मतलब नहीं है भैया मुझे तो प्रोडक्टिविटी चाहिए, मुझे तो ये आइटम पूरा करना है आज के आज, तुम 5 मिनट में आओ चाहे 10 मिनट में आओ, वो सब पार्ट। तो इसमें इमीडिएट कोजेज क्या थे, सब स्टैंडर्ड एक्ट और प्रैक्टिसेस। क्यों, क्योंकि जो पेडेस्ट्रियन था उसने क्या किया, टर्न लिया, है ना, शॉर्ट टर्न लिया कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं। सब स्टैंडर्ड कंडीशन, सब स्टैंडर्ड कंडीशन मींस पैलेट्स रखे हुए हैं, मार्क जो है क्लियरली है नहीं कि भाई यहाँ से तो फोर्कलिफ्ट को जाना है, वो मार्क क्लियर नहीं है। जो ब्लॉक है वो रखा हुआ है, उसके अंदर पैलेट्स रखे हुए हैं, कंडीशंस प्रॉब्लम है। तो रूट कोज कहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं, टेक्निकल फेलियर, सिस्टम फेलियर, ह्यूमन फेलियर, मैनेजर फेलियर, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं रूट कोज इंसिडेंट एनालिसिस की एक सीट से। उस पर भी मैं आऊंगा, फिलहाल ये वीडियो देखते हैं। फिलहाल एक वीडियो है आप लोगों के लिए 5 वाई पे, कि 5 वाई पे होता क्या है। So let's take a look at the problem-solving method known as the 5 whys, or also causal chains. And let's take a look first. Sorry. So let's take a look at the problem-solving method known as the 5 whys, or also causal chains. And let's take a look first of all at how that relates to the problem-solving funnel as a frame, where we begin with a high-level problem. It might be something that's vague, it's something that we don't fully understand, but it's the problem coming at us on a day-to-day, moment-to-moment basis. What we want to do is break the problem down to understand it, get some data, get some facts, look for patterns, and from there, that means understanding the work. This is certainly a characteristic of lean problem solving, which is to deeply go and observe and understand the work. From there, we can identify a point of occurrence, also sometimes called the direct cause. It can also be thought of as a problem in its own right. Now, we can do the fun part, which is to start to ask the 5 whys. We can put on our investigative hats and ask why is this occurring? That will lead us to a root cause, regarding which we can attach a countermeasure. So to look at this part of the problem-solving process of the 5 whys, or a causal chain, let's look at the famous example from Taiichi Ohno of Toyota, and the one that he used starting in the 1950s of a machine breaking down. So the problem that he saw as the manager of the machine shop was machines would often break down, and his people would often just attach a Band-Aid. They would only stop it at the first level of cause, meaning that the problems would recur, they would come back. So he trained himself and his people then to always ask the 5 whys, sometimes 3, sometimes 8, the point being to follow the causal chain all the way down to a root cause. So in this example, he looked at a machine that had stopped working and identified with the first why that it had blown a fuse in the control box because it was overloaded. The overload caused the fuse to blow. Then he didn't stop there, asked why again, and recognized that insufficient lubrication was getting to the bearing. So the bearing, therefore, was causing the overload on the machine. Not stopping there, he went to the next cause and asking why, found that the pump was not drawing lubricant, so the lubricant then would not be sent to the bearing. Still not stopping there, okay, why, again, was the pump not drawing lubricant? Because the shaft was worn, causing it to rattle and not function properly.
Now, another why there led him to a root cause, which was that there was no strainer that allowed metal chips to enter in and damage the pump. So with the damaged shaft, that would mean that the pump wasn't drawing lubricant, so that there wasn't enough lubrication going to the bearing. That overloaded the machine and blew a fuse, and that stopped the machine from working. So he's got a 5-why causal chain going down to the root cause, and you can check that with a therefore chain going up as well. So now he knows if I apply a countermeasure here, which is to make sure there's a strainer, then the problem will be solved so that it doesn't come back. So this is what can be accomplished with a fairly simple way of thinking, so that we're not just putting Band-Aids on symptoms, that we're solving problems at the root cause. Good luck in your problem-solving attempts. अभी जो आपने देखा कि हमने वाई पूछा और उसके बाद हमें पता चला कि बेसिक प्रॉब्लम का रूट कोज कहाँ पे है। तो ऐसे ही, और ये भी एक चीज है कि ये 3rd वाई में भी आंसर मिल सकता है और 8th वाई में भी आंसर मिल सकता है, जस्ट टॉपिक का नाम 5 वाई है ना। तो आगे चलते हैं। वापिस एक क्विज आया है, तो आप लोगों से वापस रिक्वेस्ट है कि जितना फास्ट आंसर देंगे तो फिर वो पता चलेगा विनर कौन है। तो सब लोग अपना रिफ्रेश कर लें एक बार स्क्रीन, अगर रिफ्रेश करना है। क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, द 5 वाई टेक्निक वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय, अभी उसने बताया इन 1950s, किसने डेवलप किया? आ, 8 रिस्पॉन्सेज आए हैं, 2 को और वेट करते हैं। चलो तो करूं मैं। देखिए उसने अभी बताया ताइची ओहनु है, जो कि टोयोटा मोटर्स में एक मैनेजर था, है ना। तो पहला आंसर राइट है, तो 64% ने वो आंसर दिया है। और जिन्होंने टोयोटा मोटर्स दी है वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे हुई थी वो टेक्निक डेवलप की नहीं थी, बाय ताइची ओनू ने किया था 1950s में, टोयोटा मोटर्स का मैनेजर था। आशीष बताइए भाई आशीष। तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ये जस्ट एक अवेयरनेस पर्पज के लिए मैंने थोड़ा सा डाला हुआ है। इसमें क्या है, अब हमने कोई 5 वाई एनालिसिस कर ली, लेकिन हमें ये पता करना जरूरी है कि ये सही हुई है कि नहीं हुई है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा था, हमारा जो है ना सीक्वेंस बनना चाहिए। जैसे कि पहला एग्जांपल 3rd लेते हैं, एक असेंबली हो रही है प्रोडक्ट की और हमें पता चला कि एक पार्ट मिसिंग है। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं व्हाई द मटेरियल वाज मिसिंग, क्योंकि मटेरियल जो है डिलीवरी नहीं हुई टाइम पे। क्यों डिलीवरी नहीं हुई? क्योंकि भाई मटेरियल वाज ऑर्डर, लेट ऑर्डर हुआ। क्यों लेट ऑर्डर हुआ? रिस्पॉन्सिबल परचेजर प्रोक्योरमेंट मैनेजर था ही नहीं। अब प्रोक्योरमेंट मैनेजर का स्टैंड इन भी नहीं था, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आई? देयर इज नो स्टैंड इन अरेंजमेंट। तो जब हम चेक करेंगे कि ये 5 वाई ओके है या नहीं है, तो कैसे करेंगे? हमें ऐसे चेक करना है कि हम उल्टा जाएंगे और ये चेक करेंगे कि सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं। तो कैसे जाएंगे? देयर इज नो स्टैंड इन अरेंजमेंट because responsible purchase manager was on sick leave and due to his non-availability order was given late and material was not received on time। अब ये लाइन बन रही है, अगर यहाँ पे हम कुछ चीज हटा देते कि ये मिसिंग इसलिए है कि मैंने कहीं और रख दिया मटेरियल को, वो भी एक कॉज हो सकता है ना कि मैंने गलत इन्वेंट्री कर दिया, गलत जगह स्टोर कर दिया। तो लेकिन फिर वो एनालिसिस, ऐसा नहीं है वो गलत है, वो एनालिसिस उस स्टेप में होनी चाहिए। अगर मैं उसको बीच में लगाऊंगा और लाइन नहीं बन रही है, इसका मतलब हमने 5 वाई एनालिसिस में कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। पता नहीं कितने लोग समझ रहे हैं, मैं वापस पढ़ता हूँ। यहाँ से उल्टा जाना है और लाइन को बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ पे लिखते हैं देयर इज नो स्टैंड इन अरेंजमेंट because responsible purchase manager was on sick leave and that delayed the material order and material was not delivered on time। ये अगर लाइन बन रही है तो ठीक है। अब मैं इसमें लिख देता कि material was missing या material was theft, तो फिर ये लाइन बन नहीं रही थी, तो इसका मतलब हमारा गड़बड़ था। इस पे देखते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रीशियन है, उसने लाइव पार्ट को गलती से टच कर लिया जब वो पैनल में स्क्रू डाल रहा था। अब क्या कारण रहा होगा? ये एक्सीडेंट क्यों हुआ? इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट क्यों हुआ? इलेक्ट्रीशियन वाज वर्किंग ऑन अनर्जाइज्ड पार्ट विदाउट फॉलोइंग द एप्लीकेबल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेजर्स, है ना।
जो हमारे यहाँ रूल है कि अगर पास वाला कोई पार्ट है उसको गार्ड करना है, अगर गार्ड करेंगे तब एक्सीडेंटली टच नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, द इलेक्ट्रिशियन डिड नॉट हैव ए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर वर्किंग ऑन एनर्जाइज पार्ट। क्यों नहीं है भाई, ये इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं है? द इलेक्ट्रिशियन डिड नॉट रिसीव एनी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन बिकॉज नो परमिट, परमिट का प्रोसेस नहीं है। अच्छा, परमिट का प्रोसेस क्यों नहीं है? क्योंकि देयर वाज नो प्रोसेस फॉर वर्किंग ऑन एनर्जाइज पार्ट, एनर्जाइज पार्ट पे काम ही नहीं करने का प्रोसेस नहीं है। क्यों प्रोसेस नहीं है? ए प्रोसेस फॉर वर्किंग ऑन एनर्जाइज पार्ट हैड नॉट बीन नेसेसरी बिफोर बिकॉज देयर हैड नेवर बीन एनी सिमिलर जॉब। ऐसा कभी जॉब आया ही नहीं। तो अभी रूट कोज ये हो रहा है कि कोई ऐसा जॉब नहीं आया, तो इसको हम अगर उल्टा करके देखेंगे और लाइनें मैच हो रही हैं तो हमारा 5 वाई एनालिसिस ठीक है, नहीं तो हमारे 5 वाई एनालिसिस में कोई गड़बड़ है। बस 10 मिनट और भाई, 10 मिनट भी ज़्यादा ही है, उससे कम ही लूंगा मैं। अच्छा, अब हमारा ये टॉपिक पूरा हो गया, आइडेंटिफाई रूट कोज। मैं वापस बताता हूँ, हमें पहले बेसिक कोज आइडेंटिफाई करने हैं, किससे? फिशबोन मेथड से। फिर हमें रूट कोज आइडेंटिफाई करने हैं उन पॉसिबल कोजेज के बिहाफ पे, किससे? 5 वाई एनालिसिस से। अब जो 5 वाई एनालिसिस और उसने पॉसिबल कोजेज ने आइटम्स दिए, उन पे हमें क्या करना है? एक्शन प्लान बनाना है। अब एक्शन प्लान बनाने के लिए क्या क्या करना है, कौन कौन से टूल यूज होने हैं, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो हमें लिस्ट डाउन करना है इमीडिएट और रूट कोजेज को, उनके लिए फिर आइडेंटिफाई करना है एक्शंस को। और एक्शंस आइडेंटिफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होता है? ये जो है ना, हायरार्की कंट्रोल, इनको फोकस एरिया करना है। ऐसा नहीं है हमने बोल दिया ले भाई ये ग्लव्स पहन ले, तुम्हें इलेक्ट्रिकल करंट लगेगा, नहीं नहीं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमिनेशन पे ध्यान देना है। एलिमिनेट कैसा होगा वो टास्क, अगर वो नहीं हो पाता तो सब्स्टिट्यूट कैसे होगा, सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाता तो इंजीनियरिंग कंट्रोल कैसे होगा, अगर वो नहीं हो पाता तो एडमिन कंट्रोल, जैसे परमिट की बात कर रहा है। फिर बाद में पीपीज पे आना है, क्योंकि ये लेस इफेक्टिव है। और मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है? एलिमिनेशन है। तो नेक्स्ट है एंश्योर एक्शंस आर स्मार्ट। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा बोल दिया, ठीक है भाई आज के बाद कभी भी कोई भी लाइव में काम नहीं करेंगे, ये बोल दिया, लेकिन उधर हॉस्पिटल में तो लाइट बंद नहीं कर सकते, जो बंदा वेंटिलेटर पे है वो तो गया फिर काम से, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वो भी चीज है। तो हमें स्मार्ट बनाने पड़ेंगे कि वो स्मार्ट टारगेट हो। स्मार्ट मीन स्पेसिफिक टू टास्क हो, जिसको हम मेजर कर सकें, अचीव कर सकें, रियलिस्टिक हो और टाइमली हो। जैसे कि ऐसा लाइट बंद कर दो, रियलिस्टिक ही नहीं है, नहीं कर सकते हॉस्पिटल में लाइट बंद, है ना। टाइमली ऐसा नहीं हो कि चलो 1 साल तक इसको हमें करना है, ऐसा नहीं, या 1 साल बाद करना है, ऐसा नहीं। जो टाइम फ्रेम है वो, जिसमें वो हो जाए और जो सबसे कम टाइम पीरियड हो, ऐसा लेना है। एंश्योर एक्शन हैव ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, है ना। इंश्योर साइट मैनेजर हैज एग्रीड टू दी एक्शंस। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी एक्शन ले लिया, चलो भाई आरआरबी से आज के बाद काम बंद और हमें हेलीकॉप्टर से काम करना है, साइट मैनेजर पे है ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना होएगा। वो इन करे ना, एग्री करे कि हाँ भाई मैं ये काम करूंगा। नेक्स्ट, इसके लिए टूल कौन कौन सा है, हम कहाँ से एक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये मैंने बताया पहला तो, कि हमारी जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट पे लिखा, हीरा, मैंने जो बोला था रिस्क असेसमेंट, जिसकी हम हीरा बोलते हैं, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपस में बात करके, पिलोटिंग, है ना, कि या कि हम इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ले रहे हैं, या फिर हम प्लॉट कर ले रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। मल्टी वोटिंग, कई बार ये भी काम कर जाता है, जैसे कि हमें कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो हम मल्टी वोट करा सकते हैं कि भाई तुम्हें क्या लगता है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए डिसिप्लिन का एक्शन। हाँ, एक बात वापस बोल रहा हूँ कि डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो रेयर केसेस में लेना चाहिए, और उससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अगर जा रहा है तब वो ठीक है, नहीं तो वो लेना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है एक्शन को एड्रेस कैसे करते हैं। हम वापस उसी एग्जांपल पे आते हैं, उसमें क्या क्या एक्शन आए थे। उसमें क्या एक्शन आया था भाई, हमें डोर को रिपेयर करना है सबसे पहले तो, पेडेस्ट्रियन डोर को, क्योंकि उसने अपना डोर छोड़ के वो जो व्हीकल के डोर से उससे एंट्री की। रीपेंट ऑल क्रॉस बॉक्स, जितने भी क्रॉस बॉक्स थे वो क्लियरली मार्क नहीं थे, पेंट नहीं थे, उनको पेंट करना है। और फिर रिमाइंडर रिमाइंडर लगाना है, डिसिप्लिनरी प्रोसेसेस लेनी है कि भाई तुम्हें डोर से जब भी क्रॉस करना है तो तुम्हें ये चीज़ देखनी है। और ये रिमाइंडर लगाना है कि कोई भी फोकस ना करे कि नहीं प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट, आप जल्दी आओ, है ना। परमानेंट और लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान यहाँ पे हैं कि हमें ट्रैफिक पैटर्न को स्टडी करना पड़ेगा, मोबाइल फ़ोन वगैरह अगर यूज़ कर रहा है या इंटरफेस है, डिस्ट्रैक्शन है पेडेस्ट्रियन को, वो देखना पड़ेगा। और जो हमारे मेंटेनेंस शेड्यूल है या फिर हमारा जो प्रोसीजर है उसको फिर रिवाइज करना पड़ेगा। जो पैलेट स्टैक कर दिए थे गलती से, उनमें 5S अप्लाई करना है, मीन्स प्रॉपर हाउसकीपिंग, और जिसकी जहाँ जगह है वहाँ पे रखने की बात हो रही है। नेक्स्ट, सेफ्टी लीडरशिप रोल ऑफ ऑल सुपरवाइजर, ऑल सुपरवाइजर को भी सेफ्टी का ध्यान रखना है, उनका रोल क्या है वो बताना है। तो ये एक्शन उन्होंने लिए थे। अब बस 5 मिनट और,
अब नेक्स्ट जो मैंने बोला था कि रिपोर्ट के 2 पॉइंट है। पहला तो वो जब इमीडिएटली होता है हम उसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं, एफआईआर जो कि आप नॉर्मली बोलते हो कि हमने किस किस को बताना है, जैसा कि हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स में भी लिखा हुआ है कि हमें किस किस को क्या बताना है, वो पार्ट। अब सेकंड आता है हम एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करें जिस रिपोर्ट को लेसन लर्न या सेफ्टी अलर्ट के तौर पे हम ओवरऑल भेजें, और जहां से पूरा ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो, पूरे सिस्टम में इंप्रूवमेंट हो या फिर किसी और साइड पे उसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला जो भी हमने एक्टिविटीज की हैं, जो इंसिडेंट हुआ है उसको सीक्वेंसली बताना है, क्योंकि हर एक बंदे को पेज से पढ़ के पता लगना चाहिए ना। अब वो तो है नहीं, आपने अगर कुछ चीज छोड़ दी, कुछ मिस कर दिया या फिर शॉर्ट वर्ड्स यूज कर लिए तो उसको तो समझ आएगा नहीं, जो बंदा एसोसिएटेड है नहीं। सेकंड, यूज प्लेन एंड शॉर्ट सिंपल सेंटेंस इंग्लिश के, छोटी छोटी बातें, जितना ज्यादा हो सके फोटो, स्केचेस, वीडियो क्लिप्स देनी है। फोटोज को जो है कैप्शन के साथ देना है, ऐसा नहीं है विदाउट कैप्शन हमने फोटो यूज कर ली। कंप्लीट रिपोर्ट के साथ डाटाबेस भी देना है। फाइनल रिव्यू जो होना है साइड मैनेजर और पीएम से होना चाहिए, और दोनों के साइन होने चाहिए, और रिपोर्ट विद इन 20 डेज के पब्लिश होनी चाहिए। और फिर शेयर लेसन लर्न करना। अब इसका करने का टूल है हमारे पास कौन सा, क्वेंटिक। ये मैंने यहाँ पे इसका यूआरएल डाला हुआ है, आप लोग कोई भी खोल सकते हो, इसका ऐप भी है फोन के अंदर, आप फोन में ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन कोई भी अगर इंसिडेंट रिपोर्ट करना है तो आपको अपने ईएचएसएमआई पीएम या फिर डिवीजन ईएचएस से बात करना है, खुद से रिपोर्ट ना करें क्वेंटिक के अंदर। नेक्स्ट ये है कुछ टाइमलाइन के, लो के लिए 3 वर्किंग डेज हैं, मीडियम के लिए 2 वर्किंग डेज हैं, हाई के लिए 24 आवर्स हैं। और हाई लो मीडियम किसको बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था, माइनर इंजरी है, फर्स्ट एड वगैरह है, लो है। मीडियम अगर किसी को 3rd डिग्री बर्न है, किसी को बोन फ्रैक्चर है, किसी का कुछ डैमेज हुआ है ना, या मीडियम पर्सनल इंजरी है तो 2 वर्किंग डेज में करना है। हाई जैसे फैटल इंसिडेंट है या फिर बड़ा तगड़ा इंटरप्शन है बिजनेस को $1 मिलियन का, तो हमें फिर वो इमीडिएट रिस्पॉन्स करना है ना, 24 विद इन 24 आवर्स के। तो अब लास्ट पॉइंट आता है रिव्यू का। एक्शंस को रिव्यू करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने पढ़ा भी था प्रोसेस के अंदर। अगर हमने कोई एक्शन डिसाइड किया, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हुआ है कि नहीं हुआ है पता नहीं, ऐसा नहीं। हमें टाइम टू टाइम उनको रिव्यू करना है। अगर हमने रिस्क असेसमेंट में डाला हुआ है तो पता करना है कि वो कंट्रोल हम साइड पे ले रहे हैं कि नहीं। ईएचएस की जो मीटिंग्स होती हैं, इंस्पेक्शन जो होती है, सेफ्टी वॉक एंड टॉक जो होती है, उनमें जाके देखना है कि जो एक्शन हमने बोला था कि हम करेंगे वो हुआ है कि नहीं हुआ है ना। और ऑडिट और असेसमेंट्स में चेक करते हैं इनको। तो भाई ऑडिट और असेसमेंट से पहले भी हम लोग चेक कर सकते हैं इंटरनली प्रोजेक्ट लेवल पे, मीटिंग्स में, सेफ्टी वॉक एंड टॉक में, जनरल प्लांट इंस्पेक्शंस में, तो उन पे ध्यान दें और इसको रिव्यू करते रहें। लास्ट क्वेश्चन है, तो वापस अपने उस पे चले जाएं, और ये है, अब मैं इसको ना रिफ्रेश कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब आपका अवेयरनेस लेवल कितना है, तो हम उसको चेक कर लें। बेसिक सी चीजें हैं, 6 जो स्टेप हमने बोले हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए। पहले हमारा लेवल क्या था, अब हमें क्या है, उसका आंसर आप दे दें। बाद में भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, वो रिकॉर्ड आ सकता है बाद में भी। चलो मतलब हम पहले कुछ 20-30% 2 पे थे, कुछ 40% के आसपास 3 पे थे, है ना। अब कुछ तो सुधरा है। और मैंने पहले बताया कि थोड़ा टफ प्रोसेस है। अगर हम लोग एक बार पुराने किसी भी टास्क पे करेंगे तो हमें ज़्यादा अवेयरनेस हो जाएगी ट्रेनिंग के कंपैरिजन में। चलो इतना भी इनफ है। अभी 64% जो है मे बी ईएचएस स्टाफ है या फिर जो सीनियर स्टाफ है उनको अवेयरनेस हुआ होगा, बेसिक रूल्स का तो हुआ ही है। तो अब हम आगे करते हैं। ये है, इज योर लर्निंग एक्सपेक्टेशन, जो आप लोग सोच के आए थे कि मैं इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करूंगा तो मुझे क्या क्या पता चलना चाहिए इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में, वो कितना है। अभी उसको हमने एक्सपेक्ट मैच किया कि नहीं किया, या बिल्कुल ही नहीं किया, वो पार्ट। ठीक है, 60-40 है। मतलब अभी अगर हम लोवेस्ट कैटेगरी को भी देखें तो हमारा जो
सबसे डाउन में है, 50-50 हमारी एक्सपेक्टेशंस को मैच किया, इनफ है इनिशियल स्टेज के लिए। लेकिन रिक्वेस्ट है, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा इसमें भी, टीम्स में भी, वहां से डाउनलोड कर लें और एक बार थोड़ा सा वापस रिफ्रेश कर लें। हम लोग रखेंगे 1-2 महीने बाद वापस ट्रेनिंग और इसको और बढ़िया बना लेंगे। अभी जस्ट बेसिक ओवरव्यू था। अब किसी को कुछ भी पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, कोई बात कहनी है तो वो कह सकते हैं, और यहाँ पे ही हमारा ट्रेनिंग खत्म होता है। हमारे 3 विनर हैं, बादशाह, एके एंड आशीष, 3 क्वेश्चंस के। अच्छा एक और है, थैंक यू। और एक हमने क्वेश्चन आंसर, आप लोग अगर चाहें तो, अगर कोई क्वेश्चन अगर नहीं पूछना चाह रहे हो अभी, तो आप टीम्स के उसमें भी डाल सकते हो, चैट बॉक्स में, बाद में रिप्लाई कर दूंगा कि क्या क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। और फिलहाल किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। I'd love to thank Amit. Yeah, it's really was a very nice full introductory section. थैंक यू सर। Good initiative. Good initiative. इसको ना फ्रीक्वेंसी थोड़ा बनवाइए, एटलीस्ट एवरी 1.5 मंथ 2 महीना में एक बार ये रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग भी होता है, मतलब कंटिन्यू होना चाहिए। इट्स अ गुड हाउवर, इट्स अ गुड इनिशिएटिव। गुड। थैंक यू सर। आप लोग दे सकते हो कमेंट। मेरे पास एक क्वेश्चन आया, कैन वी डू आरसीए फॉर प्रीवियसली हैपेंड इंसिडेंट? आरसीए आप प्रीवियसली का 100% कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, और इवन करना भी चाहिए। मैं आपको, जैसे वो मैंने आइसबर्ग का बताया था कि ऊपर कुछ दिख रहा है और नीचे कुछ दिख रहा है, वो दूसरी थ्योरी भी है, वो कोस्ट से रिलेवेंट भी हो सकती है, वो हर एक चीज से रिलेवेंट हो सकती है। जैसे कि डायरेक्ट कोस्ट होता है, कुछ इनडायरेक्ट कोस्ट होता है। अगर ऊपर वाले पार्ट की बात करोगे तो वो जो दिख रहा होता है वो डायरेक्ट कोस्ट दिख रहा होता है खाली, लेकिन इनडायरेक्ट कोस्ट जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। सेम केस यहाँ पे आता है, इंसिडेंट होते हैं, इवन हमें अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशंस को भी एनालाइज करना चाहिए, ताकि हम सिर्फ वो जो ऊपर का पार्ट है ना इंसिडेंट, अगर उसके कंपैरिजन की बात करें कि इंसिडेंट तो होते हैं साल महीने में 1-2, लेकिन अनसेफ अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन तो 100-200 होते हैं ना 6 महीने में। तो हम अगर उनको भी करेंगे तो एक बढ़िया साइट डेवलप हो सकती है, बढ़िया प्रोग्रेस आ सकती है। वर्क प्रोग्रेस की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है अगर आप अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस को भी आरसीए करते हो। लेकिन बस टाइम कंस्ट्रेंट और टीम अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। वो सेकंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें, वो डायरेक्ट सुपरविजन वाला जो मैं बता रहा था, उसका टाइम इंपॉर्टेंट है कि आपको सही फैक्ट पता चले। तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैन वी डू आरसीए फॉर प्रीवियसली हैपेंड इंसिडेंट, ये क्वेश्चन आया तो हाँ 100% कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। कोई और क्वेश्चन किसी को पूछना है क्या? सर ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, तो उसको प्रीवियस से एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है क्या सर, या नहीं तो फ्रेशर भी कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो भी उसको कर सकते हैं वो इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन टीम को कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, पहला केस। लेकिन अगर सारी टीम नई है तो टफ है, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, टफ है। तो उसके लिए क्या करना है, जो एक्सपीरियंस पर्सन है ना उसको मॉडरेटर बना दो, और जो भी तुम्हारे फीडबैक होते हैं, कहीं ऐसा नहीं होता कि नया बंदा बढ़िया फीडबैक दे नहीं सकता। नया बंदा बढ़िया फीडबैक, बढ़िया एक्शन दे सकता है, बिल्कुल उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन फिर एक मॉडरेटर होना चाहिए उनके साथ, जो कि जिसको पूरा ओवरऑल आइडिया हो कि इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन होती कैसे है, और उसको सही डायरेक्शन में लेके जाए, और सबको एक पेज पे रखे। ऐसा नहीं है कि एक बंदा उधर सोच रहा है, एक बंदा उधर सोच रहा है। अगर हम एक टॉपिक पे आ रहे हैं, जैसे पॉसिबल कोज मैंने आइडेंटिफाई किया कि पेडेस्ट्रियन हिट हुआ है, ये हमारा एक प्रॉब्लम है, ये पेडेस्ट्रियन से नियर मिस हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि पैलेट पे ही ध्यान दे रहा है एक बंदा और एक बंदा ध्यान दे रहा है कि डोर के पेंट पे, ऐसा नहीं। अगर हम डोर के पेंट की बात कर रहे हैं तो पूरी टीम उस पर अलाइन रहे और सोचे कि डोर का पेंट क्यों गड़बड़ हुआ होगा। अगर पैलेट यहाँ पे आया है डोर के बीच में, तो पैलेट क्यों आया डोर के बीच में, वैसा अलाइन करना एक मॉडरेटर का काम है। नए बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंडीशन वही है कि मॉडरेटर एक साथ रहे जिसको की अवेयरनेस हो फुल एंड फाइनल इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में, ताकि वो प्रोसेस भी बता पाए ना, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। ये नहीं हो कि हम लोग एक्शन की बात कर रहे हैं, अभी भी फैक्ट कलेक्ट हो रहे हैं साइड पे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसलिए मॉडरेटर जरूरी है। ह्यूमन बिहेवियर कैन बी ए रूट कोज, एक क्वेश्चन और आया। हाँ भाई, ह्यूमन बिहेवियर भी हो सकता है रूट कोज। एक्चुअली क्या है ना, दो चीजें होती हैं, एक होता है वोयलेशन और एक होती है एरर, है ना। तो ह्यूमन बिहेवियर में ये जानना बहुत जरूरी है, ये एरर है या वोयलेशन है, डेलिब्रेट वोयलेशन है या डेलिब्रेट एरर है ना।
अब क्या होता है, अगर किसी ने जानबूझ के, अगर मैं मान लिया मैं सुपरवाइजर हूँ और मेरे हाथ में एक हथौड़ा है और मुझे वो किसी को देना है वायडक्ट के नीचे, अगर मैं उसको फेंकूंगा और उसके सर में लगता है, यार डेलिब्रेट वायलेशन है ना, ह्यूमन बिहेवियर का इशू है, रूट कोज है ना एक, तो हमें उसको काउंसल करना पड़ेगा बंदे को। मैं डिसिप्लिनरी एक्शन की एक अलग बात है, लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि रूट कोज हो सकता है, 100% हो सकता है ह्यूमन बिहेवियर, प्रोवाइडेड कि वो एक डेलिब्रेट वायलेशन हो। एरर किसी से भी हो सकती है, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। वॉयलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है अगर कोई हुई है तो, कि हम ह्यूमन बिहेवियर के साथ उसको रिलेट करें। एक चीज और बताता हूँ, देखिए यहाँ पे ना दो चीजें हैं इम्पोर्टेंट। पहला तो ये कि जो बिहेवियर होता है ना, उसको हम मेजर कर सकते हैं क्या, या फिर उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या। अगर किसी भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। भाई अगर मुझे पता है कि 2 मीटर की लकड़ी है, मुझे उसको 1 मीटर करना है, तो मैं काट सकता हूँ ना, क्योंकि मैं मेजर कर सकता हूँ। सेम बिहेवियर के लिए अगर मुझे पता लग रहा है कि इसका बिहेवियर गलत है सेफ्टी के रिस्पेक्ट में, तो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ ना कि नहीं यार ये गलत है, तो उसको मैं ठीक कर सकता हूँ। अगर कोई चीज ऐसी है जिसको मैं ऑब्जर्व ही नहीं कर सकता, जिसको मैं मेजर ही नहीं कर सकता, वो चेंज नहीं होगी, तो ह्यूमन एरर हो सकता है, रूट कोज का एक पार्ट हो सकता है। और यही इंपॉर्टेंट है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी में, कि हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करें और मॉनिटर करें और उसको फिर ठीक करें। तो ये चीज बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। रूट कोज वो कोई भी आइटम हो सकता है जिसको हम ऑब्जर्व और मेजर या मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? मेरे पास चैट में क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहाँ से पढ़ रहा है, तो मेरे पास चैट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं वही पढ़ रहा हूँ। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ भी दे सकता हूँ, इसको ऐड कर सकता हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन को। ये मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी शायद आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। थैंक यू फॉर द सेशन आया। चलिए फिलहाल भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। क्या बोलते हैं, अ, इसकी जो चैट है ना टीम्स की, उसमें डाल सकते हो क्वेश्चंस, मैं उनके आंसर दे दूंगा। चलिए थैंक यू, थैंक यू जी। थैंक यू अमित। मैं थैंक यू थैंक यू सर, अमित। थैंक यू जी। थैंक यू सर।